गुड मॉर्निंग दोस्तों। विद्या दिव्य दृष्टि एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आज राजनीति शास्त्र से संबंधित चैप्टर है राज्य की नीति के निदेशक तत्व। तो आइए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर कुछ देखते हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के बारे में सही कथन है। 1. ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। 2. इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय एनफोर्सिएबल नहीं है। अगला है क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों में है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा हमें प्राप्त हुई आयरलैंड संविधान से। नीति निदेशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, यानी इसके लिए हम कोर्ट में न्यायालय में नहीं जा सकते, इसके खिलाफ की हमें ये नहीं मिल रहा है ये अधिकार राज्य की नीति निदेशक तत्व में जो दिया गया है। भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए आधारभूत है राज्य की नीति के निदेशक तत्व। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का अंग है। भारत में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की गई है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। अनुच्छेद 40 भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन निदेशक सिद्धांत है। सही सुमेलन इस प्रकार है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन। अगला है कथन ए, मनरेगा दर अर्ह परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। कारण आर, क्योंकि रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्राविधित है। ये सही है, परंतु आर गलत है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का सही सुमेलन इस प्रकार है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। राज्य की नीति निदेशक तत्वों में भारत की विदेश नीति से संबंधित है। अनुच्छेद 51 संविधान जिनके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है, बच्चे, स्त्रियां एवं जनजातियां। राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है, क्योंकि निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। गांधीवादी सिद्धांत जो राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में से वह जिसके बारे में संविधान शांत है, तो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में संविधान शांत है। राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत जो संविधान में बाद में जोड़ा गया, मुफ्त कानूनी सलाह। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है सूचना का अधिकार। नीति निदेशक तत्व है समान नागरिक संहिता। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में है राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुष और महिलाओं की समान कार्य हेतु समान वेतन, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, काम हेतु न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में रहे।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, कहा था केटी शाह ने। अगला चैप्टर है मूल कर्तव्य। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अछूते रखने के मूल कर्तव्य को रखा गया है तीसरे स्थान पर। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है अनुच्छेद 51A में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया 1976 में। भारत के संविधान का वह भाग जिसमें मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है, भाग 4A या 4क में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है अनुच्छेद 51क में। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित सही कथन है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है और स्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौलिक कर्तव्य हैं हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखे और उनका पालन करे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित है देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत की रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है वन्य प्राणी का संरक्षण। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है अनुच्छेद 51क में। सही कथन है, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं। अनुच्छेद 51A प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य है 11 हैं। भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य से वर्णित है, मूल कर्तव्य में वर्णित है राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। ये सारे कंटेंट मूल कर्तव्य में दिया गया है। सही सुमेलित है। संविधान का भाग और विषय देखना है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है, भाग 4 राज्य की नीति के निदेशक तत्व से संबंधित है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अछूते रखे, यह उपबंध किया गया है मूल कर्तव्य में। अगला चैप्टर है राष्ट्रपति। तो आइए देखते हैं। कथन ए, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होगा। कारण आर, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष मतदान से। कथन ए, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। कारण आर, एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। तो ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है।
राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इस प्रकार राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, न कि मनोनीत। तो मनोनीत भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह राज्य विधान मंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में जनसंख्या से तात्पर्य यथा अभिनिश्चित जनसंख्या से है। यह 1971 की जनगणना द्वारा निश्चित किया गया था। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक है आयु 35 वर्ष हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत उसकी सदस्यता छोड़नी होगी। राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है अनुच्छेद 57 में। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने पद ग्रहण के दिन से। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है भारत के उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन द्वारा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए आवश्यक है कम से कम 14 दिनों की पूर्व सूचना। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है, परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। तो यह राज्यों की विधानसभाएं में वर्णित है। अब कहा गया है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। तो रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है 6 माह तक। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष है या एग्जीक्यूटिव हेड है, तो राष्ट्रपति होता है। संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, यह अनुच्छेद 53 के अंतर्गत कहा गया। आइए आगे देखते हैं। कथन ए, संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है। कारण आर, क्योंकि कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। सही कथन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है, तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है 44वें संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति से